सो हेलो टू एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of roots, stem and leaves are interconnected to form the continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। मतलब हमारे पास जाइलम के टिश्यूज होते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स आर द वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लिप्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म द कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। मतलब हमारे पास कंडक्शन ऑफ वाटर या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए हमारे पास जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम टिश्यू हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है, हमारे पास फर्स्ट टाइप है वेजल्स एंड ट्रैकिड्स। वेजल्स एंड ट्रैकिड्स हमारे पास कंडक्शन ऑफ वाटर और दे आर इंटरकनेक्टेड। वो रूट, स्टेम और लीफ से में सारे जगह, या वो मतलब बोला जाए तो रूट्स, स्टेम और लीफ में सारे जगह इंटरकनेक्टेड वे में होते हैं और वो बनाते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। एक वो एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल, जो कि वाटर को ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। ये वेसल्स और ट्रैकिड मिलके वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जो कि पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट को वाटर का सप्लाई करता है या फिर कंडक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन करता है। एट द रूट, सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। और जो रूट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, रूट्स के जो सेल होते हैं वो सॉयल के कांटेक्ट में होते हैं, इसकी वजह से वो टेकिंग ऑफ मतलब एक्टिवली यहाँ पे एनर्जी का यूज करके जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा रूट्स के सेल आयंस को टेकअप करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बात की कि जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन। तो मिनरल्स में हमारे पास आयंस भी आ जाते हैं। वाटर और को ट्रांसपोर्टेशन या फिर कंडक्शन करने के लिए हमारे पास जाइलम और ट्रैकिड्स होते हैं, और आयंस रूट के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से एनर्जी का यूज अप करके वो सेल्स उन आयंस को टेक करते लेते हैं। आयंस आर टेकन अप एक्टिवली बाय रूट्स सेल। रूट सेल के द्वारा ये आयंस लिए जाते हैं। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉयल। और इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, मतलब कि इसकी वजह से हमारे पास सॉयल और रूट के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया, और इसी वजह से यहाँ पे सॉयल और रूट में एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। कि ये कैसे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सॉयल में ऑल ओवर सॉयल हमारे पास आयंस या फिर मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन रूट्स में भी पाए जाते हैं। तो बट यहाँ पे क्या होता है ना, आप एक कभी मतलब मैं आपको वो नहीं बता सकता कि एक फैक्ट की बात है कि सॉयल में आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द रूट सेल। बट यहाँ पे बात क्या है ना कि हम अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें और एक रूट सेल की बात करें तो रूट सेल के पास ज़्यादा आयंस होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉयल। इसी वजह से सॉयल में कम होने की वजह से
कम से ज़्यादा की तरफ जाना वाली किसी भी चीज़ को हम डिफ्यूज़न नहीं बोलते। वहाँ पे हम एनर्जी को यूज़ अप करके उस चीज़ को लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। काय में रूट और साइल में देयर विल बी ऑलवेज एन कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएटेड बाय आयंस। वाटर therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात होती है कि वाटर का मूवमेंट होता है into the roots from the soil to eliminate this difference। This means that there is a steady movement of water into the root xylem and creating a column of water that is steadily pushed upward। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ यूं बोला जा रहा है, कहाँ गया ये रहा। तो मान लो ये मेरे पास एक मिट्टी का जगह है, चल यार ये चला, इस पे नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। ओ नहीं चल रहा है, वो जरा सा दिख नहीं रहा। काम करता हूँ वाइट लेता हूँ, नहीं वाइट नहीं, पेन 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 पेन। तो ये मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सॉइल है, ठीक है, SO यानी सॉइल। और यहाँ पे हमारे पास रूट है, ठीक, ये मेरे पास रूट है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे टॉपिक ये बोल रहा है कि हमारे पास सॉयल में मिनरल्स की संख्या ज़्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू रूट। तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉयल, यहाँ हमने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूज़न के प्रोसेस में सॉयल से मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ मूव आउट करती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यह हो रहा है कि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन के तरफ मूव आउट कर रही है। तो यहाँ पे आयंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी का मूव यूज़ हो रहा है, जिसको कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस इनटू रूट सेल्स हम बोल रहे हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। Thus here a concentration difference is created amongst ions या फिर इन टू लोकेशंस। तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 आयंस है, यहाँ पे इन कंपैरिजन टू सॉइल यहाँ पे ज़्यादा आयंस है। तो क्या होता है, इस कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से यहाँ पे वाटर का मूवमेंट दिख जाता है इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को नलिफाई या फिर कैंसल आउट करने में। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द
soil to eliminate this difference. एक बात बताऊं, चलो यहाँ पे जब ये आयंस, कुछ आयंस जाना स्टार्ट करते हैं, कुछ एनर्जी हमने लगाई, कुछ आयंस गए, जैसे जाना स्टार्ट करते हैं तो आयंस जैसे जाते हैं यहाँ पे वाटर का भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है कि मान लो कि मैंने एनर्जी यूज की, तो एनर्जी यूज हो रहा है, तो जब सेल इन आयंस को लेते हैं तो साथ ही साथ में ये वाटर का मतलब एक बात तो क्लियरली हम जानते हैं कि सॉयल में वाटर अधिक होता है, ये बात हमको क्लियरली पता है कि वाटर की संख्या यहाँ पे अधिक है इन कंपैरिजन टू रूट सेल। तो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो जाएगा इनटू द रूट सेल, और जैसे ही ये वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और कुछ आयंस हमने एनर्जी यूज करके यहाँ से यहाँ मूव की, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया था। अब क्या होता है, जैसे वाटर मूव करेगा, अब वाटर जैसे मूव करने लगा तो सिंपल सी बात है, अब इसके अंदर आयंस भी घुल जाते हैं। जैसे वाटर का मूवमेंट स्टार्ट होता है तो अब इसके साथ आयंस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस को तोड़ दिया जाता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये वाटर यहाँ से यहाँ मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर, जैसे वाटर मूव करेगा तो वहाँ पे मिनरल्स या फिर आयंस भी मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी वजह से ये डिफरेंस का टूटना संभव हो जाता है। अब समझे कैसे होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज a steady movement of water into the root xylem, steady steady movement of water, steady movement यानी continuous movement of water into xylem जैसे ही स्टार्ट होता है, creating a column of water that is steadily pushed upward, steadily pushed upward, वाटर फिर ऊपर की तरफ पुश ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मतलब सिंपल सी बात ये यहाँ बोल रहा है कि वाटर जैसे ही यहाँ से यहाँ इस तरफ कंडक्ट होता है इनटू द रूट जाइलम, वहाँ पे एक कॉलम वाटर का क्रिएट हो जाता है। वाटर का कॉलम यानी कि मान लो एक ये पाइप है, जब आप एक पाइप पे यहाँ से पानी छोड़ते हो तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे मान लो अभी एक मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल आया, पीछे से एक और मॉलिक्यूल आएगा, इससे अटैच हो जाएगा और इसको आगे पुश ऑन कर देगा, आगे पुश ऑन कर देगा, पुश ऑफ, जो भी मतलब आगे पुश कर देगा। फिर थर्ड वाटर आएगा, मान लो ये थर्ड वाटर था, तब तक ये वाटर पुश ऑफ होकर के यहाँ पे पहुँच गया। फिर एक और वाटर आता है तो ये आगे ढकेल के यहाँ पहुँच गया। एक और वाटर मॉलिक्यूल आता है, ढकेल के आगे पहुँच गया। ये पीछे ढकेलते जा रहा है और इनकी एक कॉलम तैयार होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक कॉलम की तैयारियाँ कर रहे हैं। और ये कॉलम की तैयारी करते करते ऐसे ही वाटर आगे मूव ऑन करते जाता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल आया, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल फिर अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में घुसो, केमिस्ट्री में घुसोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वाटर वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। जब एक वाटर मॉलिक्यूल नीचे से आगे अट्रैक्ट या फिर जुड़ेगा, बाइंड करेगा, तो आगे वाले मॉलिक्यूल को पुश अपवर्ड करेगा, अपवर्ड की तरफ पुश करेगा। हाउएवर दिस
pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants. यह जो प्रेशर है by itself is unlikely to enough to move water over the height that we commonly see in plant. लेकिन ये कुछ यूं ऐसे ऐसे करके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल एक के साथ एक जुड़ के ये वाटर आगे तो लेके जा सकते हैं, वाटर को पुश फॉरवर्ड पुश अपवर्ड तो कर सकते हैं, बट ये यहाँ पे पूरे अपर लेवल तक वाटर को ऐसे पुश करके नहीं लेके जा सकते. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water upward to the highest. लेकिन ये इस स्ट्रेटेजी से वाटर को अपवर्ड नहीं लेके जा सकते या फिर अपर हाइट तक लेके नहीं जा सकते, इसीलिए प्लांट एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाता है टू मूव वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट. तो अब हम पढ़ेंगे कि वाटर कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाता है टू मूव द वाटर या कंडक्ट द वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्री और प्लांट. तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ, provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in the leaves. In fact, evaporation of water molecules from the cell of leaves create a suction which pulls water from xylem cells to roots. अच्छा, अब जब हायर या फिर अपर क्लासेस में जाएंगे, डेट इज 11th में जाओगे आप, तो आपको इसके मैकेनिज्म पढ़ने को मिलेगा कि वाटर कंडक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए हमारे पास कोई एक मैकेनिज्म ही इन्वॉल्व नहीं होता है वाटर को अपवर्ड या फिर पुश द वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट. यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस, फोर्सेस, प्रेशर एंड मैनी मोर थिंग्स आर इन्वॉल्व, मतलब इनमें इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि वाटर को अपवर्ड तक लेके जा सकते हैं. तो ऐसे यहाँ पे एक बात और बताई जा रही है कि प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिकेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स. द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड. तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारे पास लीप्स होते हैं, ये हमारे पास लीप्स है, तो लीप्स से हमारे पास वाटर का लॉस होता है. कैसे लॉस होता है, आप कभी भी देखोगे कि लीप्स जो होता है, लिप्स के नीचे साइड कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. किस टाइप? पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें कि हम पोर्स बोलते हैं, लिप स्टोमाटा बोलते हैं. और उन स्टोमाटा से वाटर का इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन फ्रॉम द जाइलम वेसल्स. और लीफ का सब मैंने क्या होता है, वाटर को सप्लाई करने के लिए हमारे पास जाइलम के वेसल्स और जाइलम के ट्रैकिट्स मौजूद होते हैं. और ये लेकिन यहाँ पे ये बात कही किया जा रही है कि जाइलम के वेसल हमारे पास लीफ तक जो वाटर को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल जैसे ही नीचे गिरता है तैसे ही अगला मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेता है. ठीक है. स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ. इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ create a suction or which pulls water from xylem cells
Root. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये समझ गए कि वाटर हमारे पास रूट के सेल्स में आ गया या फिर रूट के जाइलम्स तक पहुंच गया। कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण हमारे पास आयंस भी आयंस को हमने रूट में लाया बाय यूजिंग एक्टिव एनर्जी, और जैसे एक्टिव एनर्जी का हमने यूज किया तो कुछ आयंस हैं, उसकी वजह से वाटर भी मूव ऑन किया। क्यों वाटर मूव ऑन किया, क्यों किया? आप लोगों ने क्लास 9th या फिर पता नहीं, शायद 9th में ही एक टॉपिक है जिसको कि सेल के अंदर कब पानी जाएगा कब पानी निकलेगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो क्या था वो टॉपिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो क्या हुआ यहाँ पे, मिनरल्स की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ती है मिनरल्स को फॉलो या फिर सॉलिड, अगर एक तरफ सेल में, जैसे कि क्या होता है, मैं इस मैकेनिज्म को नहीं जानता, मतलब जानता हूँ उसका नाम भूल रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक हमने एक सेल रखा बीकर में, ठीक है, और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे वाटर 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 पूरा भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पूरा वाटर 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 वाटर, ये पूरा सेल एक वाटर से घिरा हुआ है। और इस सेल के अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सॉल्ट बोले तो सॉल्ट को मैं किससे दिखाऊं, ग्रीन से दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने यह पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर हम बाहर देखें तो बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है और सॉल्वेंट का ज़्यादा है, तो जहाँ पे सॉल्यूट है वहाँ सॉल्वेंट का या फिर वाटर का मात्रा कम है। जहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कम है या फिर आउटर इन्वायरमेंट है जहाँ पे वाटर है वहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ऑब्वियसली अधिक है या फिर वाटर की मात्रा अधिक है। तो अगर जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम है और बाहर में सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, तो बाहर से कम की तरफ वाटर मूव ऑन करेगा। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन मूव किधर के डायरेक्शन में किया है, सॉल्यूशन मूव किया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के तरफ। इसकी वजह से इससे ये हम बोल सकते हैं कि मिनरल जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में वाटर हमारा जाएगा। तो रूट में मिनरल्स की आयंस की मात्रा ज़्यादा थी तो यहाँ पे वाटर मूव ऑन किया, यहाँ पे वाटर ने मूव ऑन किया इन द रूट्स वेसल्स। अब यहाँ पे वेसल्स, यहाँ पानी आते जा रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं और नीचे से फोर्स जनरेट कर रहे हैं जिसको कि प्रेशर बोल रहे हैं, जिसको कि हम प्रेशर बोल रहे हैं। इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाटर का डिफ्यूजन हुआ, फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। सेकंड प्रोसेस है यहाँ पे रूट प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट। वाटर मॉलिक्यूल जैसे जैसे आते जाएंगे यहाँ पे रूट प्रेशर डेवलप होते जाएगा और पुश वाटर को पुश फॉरवर्ड करेंगे।
पुश अपवर्ड करेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारे पास वाटर कुछ हाइट तक, हद तक ऊपर पहुँच रहा है, कुछ अपवर्ड हाइट तक ऊपर जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ यूं होगा कि वाटर अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन पहले से जब प्लांट का हाइट छोटा था तो हमें और सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ी थी, तो पहले से ही लीफ तक कुछ हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच रहा था, और लीफ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कुछ पोर्स, जिसको कि हम स्टोमाटा बोलते हैं, और स्टोमाटा से हमारे पास वाटर का लॉस होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वहाँ पे हमारा वाटर इवापोरेट हो जाता है, लीफ के सरफेस पे आके वाटर इवापोरेट होता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होता है तो उसकी जहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जगह लेता है, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल भी इवापोरेट करेगा, फिर उसके जगह तीसरा वाटर मॉलिक्यूल जगह लेगा, फिर वो भी इवापोरेट करेगा। तो इससे हमारा लीफ के सरफेस से वाटर का लॉस हो रहा है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। एरियल यानी कि सबसे ऊपरी पार्ट, एरियल एयर मतलब कि जो हवा से एक्सपोज्ड पार्ट हैं उन्हें हम एरियल पार्ट बोलेंगे। एयर से जो एक्सपोज्ड पार्ट है उन्हें हम एरियल पार्ट बोलेंगे, और वहाँ से लॉस ऑफ वाटर, वहाँ से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसको हम इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं हमारे पास? ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। सिंपल सी बात होता है, जैसे कि रूट में वाटर आ जाने की वजह से रूट प्रेशर जनरेट हो रहा था, उसी तरह अगर ऊपर से वाटर एक एक मॉलिक्यूल हटता जाएगा तो नीचे का आके वो स्पेस को फिल करेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल जाए तो उसके जगह पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आके जगह लेगा, उस प्लेस को दूसरा वाटर मॉलिक्यूल फिल करेगा। सिंपल से क्लियर बात समझ में आ रही है? तो जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो मतलब ऊपर जाते हुए पानी नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल को खींच रहा है। समझ रहे हो कैसे? समझ रहे हो कैसे कि ऊपर का एक मॉलिक्यूल ऊपर में इवापोरेट या फिर वेपर्स के फॉर्म में उड़ रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो ट्रांसपिरेशन यहाँ पे हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजोल्व इन इट रूट टू द लिप्स। यहाँ पे सिंपल सा आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। डेट्स इट, ओनली यहीं तक आपको ट्रांसपिरेशन का इम्पोर्टेंस लिखना है। एंड आई विल मस्ट सजेस्ट यू टू सी या फिर लिसन माई वीडियो इन 1.75 या फिर 1.5x पे ही करके आप अगर देख रहे हो तो कृपया करके 1.5 या फिर 1.75x पे देखो, ठीक है? वैसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। सेकेंड इम्पोर्टेंस इसका टेम्परेचर रेगुलेशन में है। कैसे टेम्परेचर रेगुलेशन में है समझना चाहोगे? जैसे कि आपके शरीर पे स्वेटिंग होती है, पसीने होते हैं, पसीने जब आपके बॉडी से सूखते हैं या फिर आपके बॉडी पे पसीने जब हवा में उड़ जाते हैं तो आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है।
आपके पसीने सूखने से आपके बॉडी पे जो पसीना हो रहा था, स्वेटिंग हो रहा था, उसको उड़ जाने से, पसीने को उड़ जाने की वजह से आपके शरीर के सरफेस पे कुछ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। सेम ऐसे ही जब वाटर मॉलिक्यूल लीफ की सरफेस से उड़ जाएगा तो वहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में लॉस हो रहा है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली नीचे आएगा, या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट 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 प्रेशर इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर यानी जो नीचे रूट में मौजूदा वाटर मॉलिक्यूल है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को फोर्स देते हैं टू मूव वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड और टू पुश द वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड। इससे, क्योंकि सुबह के टाइम में हमारे पास स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, सूरज नहीं होता है, तो लॉस ऑफ वाटर या फिर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस स्लो पड़ जाता है या फिर ना के बराबर होता है। इसी वजह से ऊपर तक पानी को ले जाने के लिए हमारे पास रूट प्रेशर ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द स्टोमेटास आर ओपन, द ट्रांसपीरेशन पुल बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब सुबह के टाइम पे तो ट्रांसपीरेशन से हमारे पास वाटर मूव अपवर्ड करता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन पुल यहाँ पे होता है। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल नाम का प्रोसेस या फिर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सबस्टांसेस। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टांसेस। So far we have discussed the transport of water and the mineral in plants. Now let us consider how the product of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaf where they are formed to the other parts of the plant. मतलब सो वी हैव फॉर डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। मतलब अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट हम लोग डिस्कस अभी जस्ट करके आ रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ 2 और 3 मैकेनिज्म हमारे पास वाटर को हम ऊपर हाइट तक लेके जा पाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमारे पास लीफ में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था। अब हमें उसे पूरे बॉडी पार्ट्स में, मतलब प्लांट के बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट या फिर कंडक्ट करना है। तो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर भी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम फूड का या फिर अदर सबस्टांसेस और प्रोडक्ट का
ट्रांसफर या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं, अदर सबस्टांस या फिर फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन टर्म दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्या बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर या फिर सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड इट अकर इन द पार्ट्स ऑफ द वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। फ्लोएम हमारे पास वो वास्कुलर टिश्यू होता है जो कि ट्रांसलोकेशन पर्पस के लिए यूज्ड ऑन हो रहा होता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से हमने मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमने ग्लूकोज प्रोडक्ट ही बनाया था। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे या फिर उसको हम फूड बोलते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, और इस ट्रांसलोकेशन को कंडक्ट करने के लिए जो वास्कुलर टिश्यू हमारे पास होती है उसे हम फ्लोएम बोलते हैं। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स एंड अदर सबस्टांसेस। सिर्फ हमारे पास फ्लोएम जो है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वो अदर सबस्टांसेस जैसे कि अमाइनो एसिड्स और बहुत सारे अदर सबस्टेंसेस का भी ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन करता है। दिस सबस्टेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, फ्रूट, सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन। और ये जो हम अदर सबस्टेंसेस की बात कर, मतलब कि ग्लूकोज जो है जो एक प्लांट या फिर ट्री का खाना तो है ही, वो ग्लूकोज प्लांट का या फिर ट्री का बोले तो खाना तो है ही, बट खाना के वो तो सारे ट्रीज के पार्ट्स तक एक पार्ट्स तक पहुंचा जाएगा। लेकिन जैसे अमाइनो एसिड और अदर सबस्टांसेस की बात कही जा रही है, तो इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट इसलिए किया जाता है, ट्रांसफर या फिर ट्रांसपोर्ट इस वजह से स्पेशली किया जाता है, उनको डिलीवर इसलिए किया जाता है। कहाँ में इनको ज़्यादातर डिलीवर किया जाता है? स्टोरेज ऑर्गन। तो और हमारे पास यहाँ पे अगर 1 मार्कर में आता है कि क्या व्हाट आर द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज और प्लांट्स के स्टोरेज ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं? तो आप लिखोगे रूट्स आर द स्टोरेज ऑर्गन, फ्रूट्स आर द स्टोरेज ऑर्गन, सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन। ग्रोइंग ऑर्गन को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि एक पेड़ का ब्रांच और स्टेम और लीव्स, ये सब क्या है? ग्रोइंग पार्ट्स में। एज ऑफ नाउ फ्रूट भी ग्रोइंग ऑर्गन में हम ले सकते हैं, ठीक है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव टिश्यू। और हमारे पास फ्लोएम की कौन सी टिश्यू है, उनका क्या नाम है? फ्लोएम टिश्यूज का क्या नाम है? फ्लोएम टिश्यूज का नाम है सीव ट्यूब्स। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स भी देखने को मिलते हैं, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन करते रहते हैं। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन से मुझे एक बात याद दिला दी कि जाइलम में हम क्या देख रहे थे? वेसल्स और ट्रैकिट्स होते हैं जो कि पानी को सॉइल से उठाते हैं, रूट में लेके आते हैं, रूट से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ही सिर्फ लेके जाते हैं, ठीक है। वाटर और मिनरल सिर्फ जाइलम में अपवर्ड डायरेक्शन में बात होती है, किसी को ऊपर को ही उनको लेके जाना है, लिफ्ट तक ही लेके जाना है, सारे पार्ट्स तक ही लेके जाना है। क्यों? क्योंकि पानी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ ओनली वाटर है। आप गमले में पौधे लगाए होंगे तो लीफ में पानी डाल के देख लो, वो लीफ से पानी नहीं लेता, लीफ से वो पानी उड़ाता है। फर्स्ट केस। फ्लोएम
फ्लोएम में हमारे पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, जो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और अदर सब्सटेंस इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों डायरेक्शंस में करते हैं। और रही बात जाइलम की, तो जाइलम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। अनलाइक Unlike transportation in xylem which can largely explained by the simple physical forces, यहाँ पे हम जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिंपल फिजिकल फोर्सेस की बात करते हैं। सिंपल फिजिकल फोर्सेस की जैसे कि मैं बात कहूँ तो डिफ्यूजन इज अ सिंपल कंसंट्रेशन डिफरेंस, जैसे कि वाटर मूव करता है, ये क्या हो गया हमारे पास फिजिकल फोर्स। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर इज ऑल्सो फिजिकल फोर्स। ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल इज ऑल्सो फिजिकल, फिजिकल यानी जो हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो फिजिकल फोर्सेस में, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो वाटर को खींच रहा है, वो हमें दिखता है। जैसे कि आप को मैं कैसे फील कर रहा हूँ कि आपको ट्रांसपिरेशनल पुल फील हो जाए। ट्रांसपिरेशनल पुल 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 ट्रांसपिरेशनल पुल 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 कैसे पुल कराता हूँ, पुल यानी खींचना, ट्रांसपिरेशन। चलो मुझे कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा है अभी माइंड में, कभी याद आया तो मैं जैसे बात क्या कर रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम में हम फिजिकल फोर्सेस की बात करते हैं, बट द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड ओनली बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। यहाँ पर हम एनर्जी का यूज करते हैं, फ्लोएम में कोई भी चीज़ ट्रांसलोकेशन के लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेजर डिफरेंस कि हम जाइलम में फिजिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी नीड नहीं है, वहाँ पे फिजिकल फोर्स से ही हम ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं। लेकिन फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन के लिए हमें एनर्जी की मांग रहती है और हम एनर्जी देते भी हैं। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। मटेरियल लाइक सुक्रोज, जैसे कि हम यहाँ पे सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ग्लूकोज तो बनता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से हम ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर सुक्रोज में उसे कन्वर्ट करके हम सुक्रोज में उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस ट्रांसपोर्टेड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, मतलब हम एनर्जी का यूज़ करके सुक्रोज को ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज का करते हैं। यहाँ पे हम फ्लोएम में सिंपल सी बात है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। दिस इंक्रीजेज the osmotic pressure of tissue causing water to move into it. This increases the osmotic pressure of tissue causing water to move into it. फिर से वही वाला लोचा है रूट वाला कि वो रूट में वाटर कैसे मूव कर जाता है आयंस के साथ। अब तो समझ में आ रहा होगा। हाइपरटोनिक या फिर छोड़ो, हाइपरटोनिक मुझे नहीं पता यार, हाइपोटोनिक में ऑलवेज कंफ्यूजन में रहता हूँ। मुझे तो ये पता है कि सॉल्यूट की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे सॉल्वेंट खुद पे खुद मूव ऑन करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम है और बाहर सराउंडिंग में सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, तो इसी वजह से सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल ड्यू टू द इंक्रीज्ड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जिसको कि यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है एनसीईआरटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि अगर उस टिश्यू में सुक्रोज को हम मूव करते हैं बाय यूजिंग एटीपी, जैसे कि हमने रूट सेल में एनर्जी का यूज करके मिनरल को फर्स्ट टाइम ट्रांसफर किया था रूट सेल में, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट टाइम की बात थी, थोड़ा ही एनर्जी यूज हुआ। लेकिन यहाँ पे सुक्रोज को ट्रांसफर कर रहे हैं बाय एनर्जी यूज, बाय putting energy for the sucrose transportation, by putting energy for the sucrose, मतलब कि एनर्जी यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द सुक्रोज को वेस्कुलर या फ्लोएम टिश्यू में भरने के लिए, लोड करने के लिए हम एनर्जी यूज करते हैं। और जैसे ही
सुक्रोज को लोड करते हैं, वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर वहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो जाता है। काई में, फ्लोएम में वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो ही जाता है। दिस pressure move the material in the phloem to tissue which has the lesser pressure. This pressure move the material in the phloem to tissue which has the less pressure. और फिर इसी प्रेशर डिफरेंस का यूज करके हमें फ्लोएम टिश्यू से और भी कोई टिश्यू में मटेरियल को पास ऑन करना होता है, तो इसी प्रेशर को यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। और इसके वजह से फ्लोएम के पास ये अधिकार, ये राइट होता है कि वो मटेरियल को मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। प्लांट्स नीड यानी प्लांट की जिस जगह पे जो भी चीज जरूरत होगी, उसी जगह पे क्या होगा, उसी जगह पे ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर सिंपली प्रेशर का डिफरेंस की वजह से वहां पे वो चीज मूव ऑन करती है फ्लोएम से। इसकी वजह से जब जब प्लांट का नीड होता है तब तक वहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहां पे मूवमेंट ऑफ मटेरियल हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग sugar stored in the root or the stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow. For example, in the spring सीजन कौन सा होता है, कौन से महीने की सीजन को आप स्प्रिंग सीजन बोलते हो? एक होता है समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कब आता है? पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम को स्प्रिंग का सीजन बोलते हैं। पतझड़ के मौसम में जब पत्ते झड़ रहे होते हैं और नए नए पत्ते उग रहे होते हैं, जन्म ले रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमारे पास स्टोर्ड ऑर्गन्स जो थे, रूट टिश्यूज, फूड, फ्रूट्स, तो हम तो फ्रूट्स को तो तोड़ लेते हैं, हम फ्रूट्स को तो तोड़ लेते हैं, तो अब हमारे पास बचती क्या है, रूट्स। और स्टेम में जो स्टोर्ड शुगर या फिर खाना रहता है उसे हम फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं बर्ड्स के पास, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस होता है, तो वहाँ अभी एनर्जी की नीड है, तो वहाँ पे फ्लोएम टिश्यू खाना को अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक जगह कोई भी चीज़ ज़्यादा है, एक जगह कोई भी चीज़ कम है, एक जगह कोई चीज़ ज़्यादा है, एक जगह कोई चीज़ कम है, तो वो डिफरेंस कहलाती है। उसके वजह से वहाँ पे वो खाना पहुँचा दिया जाता है और वो खत्म हो जाता है। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, या फिर इस तरीके से फ्लोएम अपना ट्रांसलोकेशन वर्क करता है। अब आता है एक्सक्रीशन। सो हम इसे एक्सक्रीशन टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करके पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे। अभी तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, ऑल द